I've been here before. Over and over again, and each time the same question. Is this it? Will this time be the one? And each time the same answer. I'm just so tired of it. तो कहानी शुरू होती है मोरक्को के एक सुनसान गली में एंडी को दिखाते हुए, जो बुकर से मिलने वहाँ जाती है। बुकर उसको अपने नए मिशन के बारे में बताता है कि सीआईए एजेंट कॉपली, जिसने उनको पहले भी मिशन दिया था, अभी फ्रीलांस काम कर रहा है और उसी ने दोबारा मिशन दी है। तभी एंडी कहती है कि तुम्हें तो पता है ना, ये रूल्स के खिलाफ है। पर बुकर के इंसिस्ट करने पे एंडी बाकी साथियों से मिलने उसके साथ होटल जाती है। होटल में जो और निकी से मिलकर सारे एक दूसरे को झपियों से स्वागत करते हैं। फिर कुछ देर गप्पे लड़ाने के बाद सारे कॉपली के मिशन के बारे में बात करने लग जाते हैं। तो एंडी डिसाइड करती है कि वो कॉपली से फेस टू फेस मिलना चाहती है। एंडी और बुकर कॉपली से एक भीड़ मार्केट में मिलते हैं, जहां कॉपली उनको 17 हॉस्टेज बच्चों को सही सलामत निकालने का कॉन्ट्रैक्ट देता है। भी बच्चों की फ़ोटो देख के वो इस काम के लिए मान जाती है। चारों हेलीकॉप्टर से साउथ सुडान में लैंड करते हैं। फिर रात होते ही सब एक साथ कैंप में घुस जाते हैं। वो लोग दरवाज़ा उड़ा के बच्चों को ढूंढ ही रहे होते हैं, पर अचानक से लाइट्स ऑन हो जाती है और 10-12 आदमी उन पे गोलियों की बारिश करनी चालू कर देते हैं। ये वही सीन है जहाँ मूवी स्टार्ट हुई थी। पर कुछ देर बाद वो लोग एक्समैन के वोल्वरिन की तरह हील होने लगते हैं और बाद में सारे दुश्मनों को सुला देते हैं। तभी रूम के लगाए हुए सीसीटीवी देख के पता चलता है कि इस एम्बुश के पीछे कॉपली का हाथ है और अभी वो स्क्रीन के पीछे मस्त बैठ के उनको देख रहा था। एंडी बाद में सबको खरी खोटी सुनाने लग जाती है। फिर डिसाइड करती है कि अब इस कॉपली के बच्चे को ढूंढ के ख़त्म करो, बाद में और कभी भी दुनिया को बचाने का नाम भी मत लियो, क्योंकि ये दुनिया हमें डिजर्व नहीं करती। सीन शिफ्ट होती है जहाँ हम दूसरी तरफ नाइल को देखते हैं, जो यूएस मरीन में थी और प्रेजेंटली अफगानिस्तान में पोस्टेड थी। एक दिन सीनियर ऑफिसर के ऑर्डर पे नाइल अपनी टीम के साथ एक टेररिस्ट को सर्च करने और ज़िंदा पकड़ने निकलती है। जिस घर पे वो लोग सर्च कर रहे थे वहाँ सिर्फ औरतें ही थी। फ़ोटो दिखा के पूछने पर एक औरत दरवाज़ा की तरफ इशारा करती है। नाइल दरवाज़ा तोड़ के अंदर जाती है जहाँ वो बंदा गन ताने खड़ा था। तो सेल्फ डिफेंस पे नाइल ने भी गोली चला दी और वो बंदा हो गया चारों खाने चित। क्योंकि नाइल को ज़िंदा पकड़ने का ऑर्डर मिला था, वो उसके ज़ख्म पर प्रेशर डाल के रोकने की कोशिश करती है। वो हेल्प मांगने अपने दोस्त की तरफ पलटती ही है कि वो बंदा चाकू चला के नाइल का गला काट लेता है और फिर वो भी लुढ़क जाती है। एग्जैक्ट उसी टाइम एंडी और उसकी टीम ट्रेन पर सफ़र कर रहे थे कि सबकी आँख एक साथ लग जाती है और सारे सपनों में नाइल की मौत का लाइव टेलीकास्ट देख पाते हैं। अब आप लोग यही पूछ रहे होंगे कि नाइल इनके सपनों में कैसे आ गई। तो मैं ये बात बता दूं, जब भी कोई नया इमॉर्टल इस दुनिया में आता है, तब बाकी सारे इमॉर्टल्स को इसकी एक झलक अपने सपने में दिखाई दे जाती है। जब सबकी आँख खुलती है तो एंडी परेशान हो जाती है, क्योंकि इतने सालों बाद अभी ही इसको क्यों आना था। इसमें निकी बोलता है कि हर एक चीज़ का एक पर्पस होता है। तो एंडी उसको लाने अफ़गानिस्तान जाती है और बाकी साथियों को अंडरग्राउंड होके कॉपली को ट्रैक करने का काम सौंपती है। नाइल को भी ये चारों सपने में दिखाई देती है। फिर जब वो होश में आती है तो वो अपने गले को ठीक देख के कंफ्यूज्ड हो जाती है। वहाँ कोई जख्म का नामो निशान भी नहीं था। यहाँ तक उसकी दोस्त जो उसे बचाने की कोशिश कर रही थी, वो भी ये देख के हैरान रहती है। सार्जेंट आके नाइल को फर्दर चेकअप के लिए जर्मनी भेजने का ऑर्डर देते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि उस हादसे के बाद उसका डॉग निकाल दिया गया था, क्योंकि सबको यही लगा था कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। कुछ देर बाद नाइल अकेले में गाना सुन रही होती है कि वहाँ अचानक एंडी आ जाती है और वो नाइल को बेहोश करके एक हम्वी व्हीकल से प्लेन तक ले जाती है। प्लेन में एंडी चद्दर तान के सो जाती है और जागने के बाद अपने आप को बंधा हुआ पाती है। तभी कहा जाता है, नज़र हटी दुर्घटना घटी। ये हरकत और किसी की नहीं बल्कि हमारी नाइल बहना की होती है। नाइल पायलट को गन पॉइंट पे रख के प्लेन को वापस ले जाने का बोलती है। उसी वक्त एंडी पायलट को रशियन में प्ले डेड बोल के उसको ब्लैंक गोली मार देती है। तब एंडी नाइल को ये कह के ट्रिक करती है कि उसको प्लेन चलाना आता है। नाइल को और कोई चारा ना दिखते हुए एंडी को खोलना पड़ता है। फिर दोनों की WWE शुरू होती है, जिस पे नाइल अपना हाथ और टांग तुड़वा के ही दम लेती है। दोनों जब पेरिस पहुंचते हैं तो पूरी टीम एक साथ डिनर करने बैठती है। तभी पता चलता है कि बुकर 1812 में पाया गया था एंड जो और निकी क्रूसेड्स के जंग में मिले थे,
जो कि करीबन सन 1300 के आसपास ही हुआ था। एंडी सबसे पहली योद्धा थी। तभी एंडी कहती है कि वो लोग भी मर सकते हैं, पर कब और कैसे ये उनको नहीं पता होता। एंडी सबसे पहले क्वीन नाम की एक योद्धा से मिली थी, जिसके साथ मिलकर उसने हजारों युद्ध लड़े थे। पर विचक्राफ्ट करने के आरोप में क्वीन को एक आयरन कॉफिन में डाल के समुद्र में फेंक दिया गया था। एंडी ने उसको ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर उसको बस नाकामयाबी ही हासिल हुई। वो खुद को क्वीन का जिम्मेदार मानती है। फिर एंडी और नाइल घर के बाहर आके बात कर ही रहे होते हैं कि कॉपली के भेजे हुए आदमी बाकी तीनों पे हमला कर और जो और निकी को अगवा कर लेते हैं। एंडी नाइल को बुकर के साथ रहने बोलती है और अकेले जाके उन सारे बंदों को बड़ी बेरहमी से मार देती है। मौत का नंगा नाच देख के कॉपली की भी फट जाती है और वो वहाँ से भाग जाता है। लाशों की हालत देख के नाइल भी अंदाज़ा लगा लेती है कि एंडी कोई मामूली योद्धा नहीं थी, वो मौत की सौदागर थी। फिर तीनों एक पुराने माइन में जाके छिपते हैं, पर वहाँ जाके एंडी को पता चलता है कि उसके जख्म भरने बंद हो गए। इसका मतलब उसने अपनी इमॉर्टैलिटी खो दी थी। पर एंडी किसी को ये बात ना बताते हुए एक मेडिकल शॉप में जाके ड्रेसिंग करती है। उधर जो और निकी को कॉपली मैरिक के हवाले कर देता है, जहाँ पे मैरिक उनका अमर होने का राज जानने के लिए उन पर कई सारे टेस्ट करने लग जाता है। उनका दर्द भरा टेस्ट देख के कॉपली को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनका डीएनए ब्लड सैंपल सब ले लेने के बाद भी मैरिक उन्हें कैद करके रखता है। मैरिक को ये डर था कि अगर उसने उन लोगों को जाने दिया तो वो उसके कॉम्पिटिटर्स के हाथ लग सकते हैं। बुकर को कॉपली का पता चल जाता है और तीनों उसे ढूंढने निकल जाते हैं। सीन में पहुंचने के बाद नाइल और खून खराबा नहीं करना चाहती थी, इसलिए एंडी उसे अपना गन और गाड़ी देके अपने रास्ते चले जाने बोलती है। दोनों कॉपली के रूम में घुसते ही उसको गन पॉइंट पे रखते हैं। तभी अचानक से बुकर एंडी को पीछे से गोली मार के उसे जख्मी कर देता है। एंडी इस गद्दारी का कारण पूछती है तो बुकर कहता है कि अगर मैरिक ने उनकी इमोर्टल होने का राज जान लिया तो शायद ये भी हो सकता है कि वो इसी चीज़ को रिवर्स करके उनको मारने का भी तरीका निकाल ले, क्योंकि वो इस ज़िंदगी से अब तंग आ चुका था। तभी मैरिक और उसके चमचे आके एंडी और बुकर दोनों को ले जाते हैं और कॉपली को भी पीछे से टपली मार के चले जाते हैं। नाइल जब कार और गन फेंक के जा रही होती है तब उसे खाली गन मिलती है। तभी उसे याद आता है कि एंडी को ये गन बुकर ने ही दी थी। यारी समझ गई। तो एंडी को बचाने वापस जाती है, पर कॉपली के घर पहुंचते तक बहुत देर हो चुकी थी। मैरिक एंडी को ले जा चुका था। कॉपली नाइल को एंडी का हिस्ट्री दिखाता है कि कैसे एंडी ने इतने सारे सिविलाइजेशंस बचा के रखा था। कॉपली ये भी कहता है कि उसकी बीवी कैंसर के कारण मर गई थी, तो वो उसका क्योर निकालने के लिए मैरिक की हेल्प कर रहा था, पर मैरिक अपने फ़ायदे के लिए उनको ज़बरदस्ती कैद कर रखा था, तो इसीलिए वो नाइल को मैरिक के बिल्डिंग में घुसने में हेल्प करता है। नाइल बिल्डिंग में घुस के सबको आज़ाद कर देती है। फिर सारे मिलके मैरिक की गार्ड्स की बैंड बजाने लग जाते हैं। जब सब निपट गए थे तो मैरिक लिफ्ट को नीचे भेज देता है, ताकि सबको ये लगे कि वो नीचे भागने की कोशिश कर रहा है। बुकर के साथ जो और निकी भी भागते हैं। मैरिक अचानक से निकल के एंडी को गन पॉइंट पे रखता है, तभी नाइल उसे ही लेके बिल्डिंग से कूद जाती है। एज ए रिजल्ट मैरिक नर्क से डर जाता है और तीनों लड़के नाइल की टूटी हुई बॉडी लेके वहाँ से निकल जाते हैं। फिर सारे बार में बैठ के बुकर का सज़ा डिसाइड करते हैं, जिस पे फैसला होता है कि 100 साल बाद सब बुकर को उसी बार में मिलेंगे, तब तक वो अकेला ही रहेगा। फिर एंडी वापस कॉपली के पास पहुंचती है, जहां वो कहती है कि हम लोग ऐसी एक सदी में आ चुके हैं जहां छिपके रहना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। इसलिए वो लोग कॉपली को उनके ट्रैक्स मिटाने का और फ्यूचर में आने वाले हर एक डिजिटल थ्रेट से बचा के रखने का सज़ा सुनाती है। इस पर कॉपली खुशी खुशी मान जाता है। फिर एंड क्रेडिट सीन में हम बुकर को देवदास के शाहरुख की तरह दारू पी के घर वापस आते देखे थे। रूम खोलने के बाद उसके सामने एक लड़की खड़ी मिलती है और वो लड़की कोई नहीं बल्कि क्वीन होती है। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।